महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर विवादों के भंवर में है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। दलवाई न सिर्फ आरएसएस पर हमला बोलते दिखे बल्कि बिहार चुनाव, कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति और महागठबंधन की राजनीति पर भी कई तीखे सवाल खड़े कर दिए गए। तो दर्शकों, चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारी रिपोर्ट की ओर। दर्शकों, बता दें कि राजनीति में शब्दों की धार तलवार से भी तेज मानी जाती है और कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्ष तो छोड़िए राजनीति जानकारों के बीच भी हलचल मचा दी है। दलवाई ने कहा है कि जिस तरीके से आरएसएस काम करता है वह उन्हें आतंकवादी संगठन जैसा लगता है और इसकी जांच होनी चाहिए। उनका तर्क साफ था कि अगर किसी संगठन का कामकाज समाज में डर या विभाजन की भावना पैदा करता है तो उसकी जांच लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि जिस ढंग से आरएसएस चलता है तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, ऐसा मेरा साफ कहना है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए ये भी स्वीकार किया कि मुसलमानों द्वारा कहीं कानून हाथ में लेना भी गलत है। उन्होंने खुद को गांधीवादी बताते हुए कहा, हिंसा किसी भी सूरत में राजनीति का समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों ने जो कानून हाथ में लिया वो भी गलत है। मैं गांधीवादी आदमी हूँ, हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ऐसे में दर्शकों, बयानबाजी की ये आंच तभी तक सीमित रहती अगर दलवाई सिर्फ आरएसएस पर निशाना साधते, लेकिन उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजों पर भी कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इतने जोरदार कैंपेन के बाद भी पार्टी का प्रदर्शन क्यों धराशायी हो गया। हुसैन दलवाई ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आत्मचिंतन जरूरी है। इतना प्रचार हुआ फिर भी नतीजे बेहतर क्यों नहीं आए, कहीं न कहीं संगठन बहुत कमजोर हुआ है। दर्शकों, दलवाई की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब कांग्रेस देश भर में अपने संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रही है और यही से ये सवाल उठता है, क्या पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है या यह सिर्फ बदलाव की मांग का शोर है। दर्शकों, महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी दलवाई ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस मुंबई और महाराष्ट्र में अकेले लड़ सकती है। वही दलवाई ने इस संभावना पर पूरी तरह विराम लगाते हुए एकता की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। मेरी राय में हमें गठबंधन में ही रहना चाहिए, अलग अलग लड़ने से समस्याएं और बढ़ेगी। दलवाई ने यह भी साफ किया है कि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत एकजुटता है और अगर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और अन्य सहयोगी दल बिखरे तो बीजेपी इसका सबसे बड़ा लाभ उठाएगी। उन्होंने राजनीतिक मनोविज्ञान पर भी बात करते हुए कहा है कि सत्ता से बाहर रहने वाली पार्टियों के भीतर अक्सर मतभेद जन्म लेते हैं। ऐसे में बीजेपी उन मतभेदों का राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा प्रयास करेगी। इसी टिप्पणी को राजनीतिक विश्लेषक विपक्ष को मिली आंतरिक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। बिहार चुनाव पर एक और तीखा तंज इस बार निशाने पर थे आरजेडी और उसका नेतृत्व। हुसैन दलवाई ने कहा कि सिर्फ एक ही चेहरे यानी तेजस्वी यादव के भरोसे पर प्रचार करना चुनावी गलती साबित हुआ। दलवाई ने परिवारवाद की राजनीति पर खुलकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि एक ही परिवार के जरिए राजनीति करना गलत है। आरजेडी में सिर्फ तेजस्वी ही दिख रहे थे, यही सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि दलवाई के बयान एक तरफ कांग्रेस की आत्मचिंतन की जरूरत बताते हैं तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन को भी अप्रत्यक्ष रूप से आईना दिखाते हैं। उनकी टिप्पणी में प्रशासनिक, वैचारिक और राजनीतिक सभी मुद्दे एक साथ मिश्रित दिखे और यही वजह है कि ये बयान काफी चर्चा में है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या हुसैन दलवाई के बयान कांग्रेस के लिए नई रणनीतिक बहस खुलते हैं या फिर ये पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत है। और सबसे अहम, क्या विपक्ष वास्तव में 2024 के चुनावी समर से पहले एकजुट हो पाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगे। हुसैन दलवाई के विवादित बयान ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। आरएसएस पर सीधे निशाने से लेकर विपक्षी गठबंधन की भविष्यवाणी तक उनकी टिप्पणियों ने एक नई बहस शुरू कर दी है। फिलहाल राजनीतिक गर्मी बढ़ चुकी है और इसका असर आने वाले महीनों में जरूर दिखाई देगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है और हार के बाद सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है आरजेडी के भीतर। दर्शकों बता दें कि सोमवार को राबड़ी आवास के बाहर पार्टी समर्थकों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया और निशाने पर रहे तेजस्वी यादव के खास सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव। क्या है इस नाराजगी की वजह, कौन है इस पूरे बवाल का असली किरदार और हार के बाद आरजेडी के भीतर क्या उफान मचा हुआ है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दर्शकों बता दें कि बिहार की राजनीति में सोमवार का दिन बिल्कुल अलग और बेहद उथल पुथल वाला रहा। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर जुटी ये भीड़ सिर्फ नाराज नहीं बल्कि फट चुकी है और इस फटने का सीधा निशाना आरजेडी के बेहद करीबी तेजस्वी के रणनीतिकार, सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव बने। बता दें कि भीड़ के गले से एक ही आवाज, संजय यादव मुर्दाबाद, बिहार छोड़ो, हरियाणा वापस जाओ। और दर्शकों इस गुस्से की वजह भी उतनी ही साफ है। 2025 की चुनावी लड़ाई में आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, जबकि 2020 में पार्टी थी 75 सीटों पर। उस वक्त राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सीधे तौर पर 50 सीटों का नुकसान, नींव हिलाने वाला झटका जिसने महागठबंधन का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। ऐसे में हमारी हार के जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, संजय यादव। बिहार की राजनीति को हरियाणा से चलाने की कोशिश होगी तो यही होगा। दर्शकों हार का दुख तो था ही, लेकिन उससे बड़ा था चुभन का सवाल। क्या गलतियों का बोझ किसी एक रणनीतिकार के सिर पर डाल दिया गया या वाकई लालू परिवार के भीतर ही पहले से चल रही खींचतान अब सड़क पर फूट पड़ी। बता दें कि राबड़ी आवास के ठीक बाहर से खबर आई, जहां कई घंटे से समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि ये गुस्सा सिर्फ हार का नहीं बल्कि संजय यादव की पार्टी में बढ़ती इनसाइडर पावर से जुड़ा बताया जा रहा है। सोमवार के विरोध ने साफ कर दिया है कि आरजेडी के अंदर एक बड़ा उबाल है जो शायद आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। ऐसे में दर्शकों दरअसल ठीक इसी बवाल से पहले तेजस्वी यादव के आवास पर चुनावी हार की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव और कोर टीम के कई नेता भी मौजूद थे। यही तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया, लेकिन बैठक खत्म होते ही स्थिति बदल गई और आवास के बाहर खड़ा समर्थकों का हुजूम सीधे नाम लेकर संजय यादव पर फट पड़ा। दर्शकों बता दें कि 2020 में पार्टी सबसे बड़ी बनकर आई थी, इतनी बड़ी हार कैसे हो गई? यह रणनीति की गलती है और इसके लिए जिम्मेदार संजय यादव है। तो वही दिलचस्प बात यह है कि विरोध सिर्फ समर्थकों तक सीमित नहीं, लालू परिवार के अंदर भी संजय यादव को लेकर नाराजगी कोई छिपी बात नहीं है। तेज प्रताप यादव उन्हें पहले ही जयचंद कह चुके हैं। रोहिणी आचार्य ने भी बिना नाम लिए कहा था, जो चाणक्य बना था हार की जिम्मेदारी उसी को लेनी चाहिए। ऐसे में दर्शकों ये सिर्फ चुनावी हार नहीं, यह नेतृत्व और सलाहकार मंडली पर उठे सवाल है। आरजेडी को अब ये तय करना होगा कि दोषारोपण में उलझना है या अगले 5 साल की रणनीति तय करनी है। ऐसे में दिन ढलते ढलते समर्थकों का गुस्सा शांत तो हुआ, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं वे लंबे समय तक पार्टी का पीछा नहीं छोड़ने वाले। एक तरफ नेतृत्व परिवर्तन की मांग तो दूसरी तरफ रणनीति की समीक्षा। आरजेडी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है भीतर की खाई को पाटना। ऐसे में दर्शकों आरजेडी के लिए ये सिर्फ एक चुनावी झटका नहीं बल्कि संगठनात्मक संकट का संकेत है। गुस्सा कहां तक जाएगा और इसका असर पार्टी की राजनीति पर क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ऐसे में दर्शकों गुस्सा, आरोप और जिम्मेदारी, बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन राजनीतिक गर्मी अभी भी बाकी है। क्या आरजेडी इस हार से सीख लेकर खुद को नए सिरे से खड़ा करेगी या भीतर का असंतोष और गहरा जाएगा? तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार फतह के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीखा और प्रहारक संबोधन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला, छठी मैया के सम्मान से लेकर बिहार की पहचान तक पीएम का पूरा भाषण चुनावी जीत को अगले राजनीतिक अध्याय की दिशा में सेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों चलिए ले चलते हैं आपको दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, जहां बीजेपी समर्थकों के बीच प्रधानमंत्री ने जीत के बाद अपना बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से शुक्रवार शाम का माहौल, जीत का जोश, ड्रम ढोल की आवाजें और बिहार फतह के बाद कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह।
सभी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए और बिहार में मिली इस प्रचंड जीत को जनता का आशीर्वाद बताया। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर सीधा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि छठी मैया का अपमान करने वालों की हेकड़ी तो देखिए, इन लोगों ने माफी तक नहीं मांगी, बिहार की जनता इसे कभी नहीं भूलने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार की संस्कृति, परंपराओं और पहचान को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा है कि दशकों तक देश पर राज करने वालों ने बिहार की छवि गिराई, उसकी सांस्कृतिक धरोहर को कभी सम्मान नहीं दिया। पीएम ने कहा है कि उनकी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है, ताकि पूरी दुनिया बिहार की इस अनूठी सांस्कृतिक परंपरा से परिचित हो सके। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा है कि बिहार का सम्मान ही हमारी प्राथमिकता है। छठ को वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य है, ताकि दुनिया इस परंपरा को जाने, समझे और अपनाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राजनीतिक विजय की पूरी टाइमलाइन भी रखी। उन्होंने कहा है कि पिछले साल देश की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार जनादेश देकर इतिहास रच दिया। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की और अब बिहार, जहां ग्रामीण इलाकों में अभूतपूर्व समर्थन मिला। उन्होंने कहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बिहार ने भी हमें भारी बहुमत दिया। ये राष्ट्र के विश्वास और लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार की चुनावी प्रक्रिया को समर्पित किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में कभी चुनाव का मतलब होता था पुनर्मतदान, लाठियां, बूथ कैप्चरिंग और हिंसा। उन्होंने याद दिलाया कि 1995 में 1500 से अधिक बूथों पर दोबारा मतदान हुआ था, लेकिन इस बार दोनों चरणों की वोटिंग में एक भी बूथ पर रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी, जिसे उन्होंने जंगल राज के अंत और सुधरे हुए सिस्टम का परिणाम बताया। मोदी ने यह भी कहा है कि इस बार बिहार के चुनाव में एक भी जगह पुनर्मतदान नहीं हुआ। ये बदलाव जंगल राज खत्म होने के बाद आया है। ऐसे में दर्शकों, पीएम मोदी के बयान न केवल जीत का जश्न थे, बल्कि विपक्ष के लिए एक साफ राजनीतिक संदेश भी। एक तरफ सांस्कृतिक सम्मान, छठ और बिहार की पहचान की बात, दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधार, शांतिपूर्ण चुनाव को उदाहरण के रूप में पेश किया गया और तीसरी तरफ विपक्ष पर हमला, विशेषकर उन बयानों पर जो छठ महापर्व से जुड़े विवाद के केंद्र में रहे। यह भाषण चुनावी जीत के बाद एक तरह से मोमेंटम सेट करता दिखा। आने वाले महीनों में होने वाले अन्य राज्यों के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, ऐसा बीजेपी मानती है। ऐसे में दर्शकों, बिहार की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन चुनावी राजनीति से आगे बढ़कर एक सांस्कृतिक और भावनात्मक संदेश भी समेटे था। छठ बिहार की पहचान और विपक्ष की कथित गलतियों पर सीधा हमला। अब नजरें इस बात पर होगी कि आने वाले महीनों में बीजेपी इस जीत को किस तरह अपने राष्ट्रीय एजेंडे में बदलती है। फिलहाल दर्शकों, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार की सियासत एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर है। 243 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और अब जनता के फैसले से पहले मैदान में उतर गए हैं एग्जिट पोल। लगभग हर सर्वे एक ही तस्वीर दिखा रहा है, बिहार में फिर लौट सकती है नीतीश सरकार। तो कौन आगे है, कौन पीछे, कौन कर रहा है सरकार बनाने का दावा, आइए समझते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान खत्म होते ही सामने आ गए हैं चुनावी समीकरणों के संकेत। 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत यानी पोल ऑफ पोल्स बताता है कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की वापसी तय मानी जा रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को मिल सकती है 131 से 157 सीटें, तो वही महागठबंधन को मिल सकती है 80 से 93 सीटें और अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती है। यानी दर्शकों, तस्वीर साफ है, बिहार में सत्ता की चाबी अब भी एनडीए के पास दिख रही है। ऐसे में मतदान पूरा, एग्जिट पोल जारी और सबकी नजरें अब नीतीश कुमार पर। क्या बिहार में नीतीश 2.0 की वापसी तय है? दर्शकों, 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग और 11 नवंबर को दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और अब एग्जिट पोल्स ने जो तस्वीर दिखाई है वो एनडीए के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि मैट्रिक्स IANS के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 147 से 167 सीटें, तो वही महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती है। यानी नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार
फिर लौटती दिख रही है। ऐसे में एग्जिट पोल्स का ट्रेंड क्लियर है, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को फायदा हुआ है, लेकिन अंतिम फैसला 14 नवंबर को ईवीएम खोले जाने पर ही साफ होगा। तो वही दर्शकों, चाणक्य स्ट्रेटेजिक ने भी लगभग यही तस्वीर दिखाई है। उनके मुताबिक एनडीए को 130 से 138 सीटें, वही महागठबंधन को 100 से 108 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। तो वही पोलस्टार सर्वे के आंकड़े भी यही रुझान को दोहराते हैं। उनके मुताबिक एनडीए 133 से 148 सीटों तक पहुंच सकता है, जबकि महागठबंधन 87 से 102 सीटें तक सीमित रह सकता है। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं, अगर एनडीए आगे है तो उसकी पार्टियों का बंटवारा कैसा रहेगा, कौन बनेगा असली किंग, बीजेपी या जेडीयू। बता दें कि पोलस्टार के मुताबिक बीजेपी को 68 से 72 सीटें, जेडीयू को 55 से 60 सीटें और एलजेपी रामविलास को 9 से 12 सीटें। इसके साथ ही हम को 1 से 2 सीटें और आरएलएम को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। यानी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के भीतर भी बैलेंस लगभग पहले जैसा ही दिख रहा है। तो वही दर्शकों, पोल डायरी के सर्वे में एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिखाई गई है। यहाँ एनडीए को 184 से 209 सीटें, जबकि महागठबंधन को 32 से 49 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीटें मिलती दिख रही है। वही प्रजापोल एनालिटिक्स ने एनडीए को 186 सीटें, महागठबंधन को 50 सीटें और अन्य को 60 सीटें दी है। तो दर्शकों देखिए, काम बोलेगा जो सड़कों से लेकर रोजगार तक सुधार लाएगा, जनता उसी को वोट देगी। टीआईएफ रिसर्च ने भी एनडीए को बढ़त दी है। उनके मुताबिक एनडीए 145 से 163 सीटों, महागठबंधन 76 से 95 सीटों और अन्य को 3 से 6 सीटों तक दिखाया गया है। इसके साथ ही जेवीसी पोल के मुताबिक एनडीए 135 से 150 सीटों तक जा सकता है, जबकि महागठबंधन 88 से 103 सीटों के बीच रह सकता है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि हर कहानी में एक ट्विस्ट तो जरूर होता है और बिहार के इस चुनावी रण में वो ट्विस्ट दिखा है जर्नो मिरर के सर्वे में। दर्शकों बता दें कि जर्नो मिरर ही एक ऐसा एग्जिट पोल है जिसने तस्वीर उलट दी है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 100 से 110 सीटें, महागठबंधन को 80 से 93 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें मिलने की संभावना है। यानी इस एक सर्वे ने नीतीश की वापसी के बीच तेजस्वी यादव के लिए उम्मीद की किरण जगा दी है। ऐसे में दर्शकों, जनता बदलाव चाहती है, रोजगार चाहती है और इस बार एग्जिट पोल नहीं, असली पोल में सच्चाई सामने आएगी। अब बस इंतजार है 14 नवंबर का, जब ईवीएम की मुहर खोलेगी बिहार का असली फैसला। क्या नीतीश कुमार फिर से सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव इस बार इतिहास रच देंगे? जो भी हो, बिहार की सियासी जंग ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एग्जिट पोल का रुझान साफ है, नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन असली मुस्कान तो तब दिखेगी जब जनता का फैसला सामने आएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान खत्म हो गया है और अब सबकी नजरें टिक गई है इन एग्जिट पोल्स पर। 243 सीटों का फैसला तो ईवीएम में कैद है, लेकिन एग्जिट पोल का ट्रेंड साफ कह रहा है बिहार में एक बार फिर एनडीए की वापसी तय नजर आ रही है। दर्शकों देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जहां हम आपको बताएंगे किसकी चली किसकी नहीं और कौन बनेगा बिहार का किंग मेकर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज। बिहार में 2 चरणों में 243 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर जनता ने अपने नेता चुने हैं। मतदान भी इस बार उत्साहजनक रहा। पहले चरण में करीब 65% और दूसरे चरण में 68.42% वोटिंग दर्ज की गई है और अब जनता के फैसले से पहले सामने आ गए हैं एग्जिट पोल के संकेत। दर्शकों आपको बता दें कि मैट्रिक्स INS के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को मिल सकती है 147 से 167 सीटें, जबकि महागठबंधन 70 से 90 सीटों तक सिमटता नजर आ रहा है। ऐसे में दर्शकों चलिए जरा बारीकी से देखते हैं कौन पार्टी कहाँ ठहरी है। बता दें कि एनडीए में इस बार बाजी मारती दिख रही है नीतीश कुमार की जेडीयू, जिसे 67 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वही बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा नीचे लेकिन मजबूत 65 से 73 सीटों के बीच रहने का अनुमान है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 7 से 9 सीटें, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 4 से 5 सीटें
और रालोपा यानी रश्मि लोजपा को 1 से 2 सीटों तक सिमटने का अनुमान लगाया गया है। तो वही दर्शकों, महागठबंधन के लिए तस्वीर उतनी रोशन नहीं दिख रही है। आरजेडी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं 53 से 58 सीटों के बीच उसका सफर थम सकता है। कांग्रेस 10 से 12 सीटों तक सिमटती दिख रही है, जबकि वीआईपी और वामपंथी पार्टियां मिलकर 10 से 18 सीटों के बीच रह सकती है। ऐसे में दर्शकों, अगर 2020 से तुलना करें तो तस्वीर दिलचस्प है। पिछली बार बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी और जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी 75 सीटों के साथ, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में समीकरण पलटते दिख रहे हैं। 2020 में महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब जेडीयू की वापसी ने एनडीए को बढ़त दिलाई है। बीजेपी जेडीयू का तालमेल फिर से मजबूत होता दिख रहा है, जबकि तेजस्वी यादव का जनाधार स्थिर तो है पर विस्तार नहीं कर पा रहा। ऐसे में दर्शकों, इस बार का चुनाव जातीय समीकरण से ज्यादा विकास और नेतृत्व के भरोसे पर लड़ा गया है। एग्जिट पोल यही दिखा रहे हैं कि जनता ने स्थिरता को तरजीह दी है। जमीनी स्तर पर भी यही एहसास था। मतदाता कह रहे थे कि उन्होंने काम देखने के बाद वोट दिया है, न कि केवल चेहरे पर। यानी इस बार का चुनाव सिर्फ गठबंधन नहीं, भरोसे की परीक्षा भी थी। ऐसे में दर्शकों, साफ है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर नीतीश मोदी फैक्टर चल पड़ा है। 122 के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए एनडीए के पास आरामदायक बढ़त नजर आ रही है, लेकिन आखिरी फैसला 14 नवंबर को आने वाले नतीजे ही सुनाएंगे। ऐसे में दर्शकों, बस अब इंतजार है ईवीएम की उस गिनती का जो तय करेगी कि बिहार में फिर नीतीश का तिलिस्म कायम रहेगा या तेजस्वी यादव कोई नया इतिहास लिखेंगे। फिलहाल एग्जिट पोल कहता है बिहार में एनडीए की वापसी तय है, बस मुहर बाकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने लगा है। ठाकरे बनाम ठाकरे की सियासत अब ठाकरे के साथ ठाकरे में बदल सकती है, लेकिन इस नई दोस्ती से सबसे ज्यादा परेशान है महाविकास आघाड़ी की तीसरी सहयोगी कांग्रेस। क्या उद्धव और राज ठाकरे की नजदीकी एमयूए की दूरी बढ़ा देगी? क्या बीएमसी चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन बिखर जाएगा? दर्शकों, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जानकारी दे कि मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर चुनावी पोस्टरों की बाढ़ है, नारों की गूंज है और दावों का दौर है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इसी बीच ठाकरे ब्रदर्स की दोस्ती ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस बार मिलकर मैदान में उतर सकते हैं। दोनों की एकजुटता का मतलब है मराठी वोट बैंक में सीधा झटका बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को। लेकिन ये समीकरण जितने दिलचस्प है उतने ही उलझे हुए भी है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स की संभावित जोड़ी ने कांग्रेस को नाराज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने साफ कह दिया है कांग्रेस अब बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा है कि मुंबई दुनिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। हमारे स्थानीय नेताओं ने फैसला लिया है कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में दर्शकों, वडेट्टीवार का यह बयान सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी के भीतर दरार का इशारा है। कांग्रेस मानती है कि शिवसेना और मनसे का गठबंधन उसके लिए वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है और यही वजह है कि कांग्रेस अब बीएमसी की जंग में अकेले चलो के मूड में है। हालांकि दर्शकों, बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे सच में राज ठाकरे के साथ आने का जोखिम लेंगे, क्योंकि मनसे की पहचान हमेशा शिवसेना विरोधी राजनीति से जुड़ी रही है। अगर दोनों साथ आए तो ये महाराष्ट्र की सियासत का सबसे चौंकाने वाला गठबंधन होगा। राज ठाकरे की पार्टी मनसे लंबे वक्त से मुंबई में मराठी अस्मिता की राजनीति कर रही है, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब हिंदुत्व और मराठी मानुष के बीच बैलेंस साधने की कोशिश में है। ऐसे में राज और उद्धव अगर एकजुट होते हैं तो मराठी वोटों का बड़ा हिस्सा एक छत के नीचे आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस और एनसीपी की भूमिका कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में दर्शकों, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे मनसे के साथ गठबंधन करते हैं और शरद पवार का कोई प्रस्ताव आता है
तो हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने तय किया है कि कांग्रेस अकेली लड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, वडेट्टीवार ने भले ही शरद पवार के साथ दरवाजे खुले रखे हो, लेकिन दर्शकों, कांग्रेस के इस स्टैंड से साफ होता है कि एमवीए में अब एकता नहीं, अविश्वास बढ़ रहा है। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका पर लंबे वक्त से शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन अब बीएमसी की कुर्सी ही महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय करेगी। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की कोशिश, दूसरी तरफ कांग्रेस का सोलो फैसला और बीच में शरद पवार जो अभी वेट एंड वॉच मोड में है। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी चुनाव अब सिर्फ मुंबई का नहीं, महाराष्ट्र की सियासत का भी अगला बड़ा रन बन गया है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं और तस्वीर साफ दिख रही है। ज्यादातर सर्वे कह रहे हैं कि सत्ता में एक बार फिर एनडीए की वापसी तय है, लेकिन इसी बीच आरजेडी ने इन आंकड़ों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है तेजस्वी की बम्पर जीत होगी, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। तो चलिए देखते हैं एग्जिट पोल बनाम आरजेडी की उम्मीदों की ये बड़ी कहानी। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की सियासी रण में अब सबकी नजरें नतीजों पर टिक गई है। 2 चरणों में मतदान के बाद अब एग्जिट पोल सामने आए तो लगभग हर एजेंसी ने एक ही बात दोहराई कि बिहार की सत्ता पर एनडीए की वापसी तय दिख रही है। कई सर्वे एजेंसियों के मुताबिक एनडीए को मिल सकती है 147 से 167 सीटें, जबकि महागठबंधन सिमट सकता है 70 से 90 सीटों के बीच। ऐसे में सर्वे के नतीजे सामने आते ही एनडीए खेमे में उत्साह साफ झलकने लगा, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए और एक बार फिर जनता की जीत का दावा किया। दर्शकों, बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, इस बार भी होंगे। तेजस्वी की जीत होगी बम्पर, जनता जीत रही है, जनता ने जो वोट दिया है ये जीत किसी भी कीमत पर होगी। इसके साथ ही मृत्युंजय तिवारी का ये भी कहना है कि बिहार जीतेगा, एनडीए हारेगा। उन्होंने कहा है कि जनता ने इस बार पूरी तरह मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना है। उन्होंने बताया कि जैसे सूरज का पूरब में उगना तय है, वैसे ही बिहार में तेजस्वी सरकार बनना तय है। एनडीए का अर्थ है नैया डूबेगी अब की बार, और 18 को तेजस्वी का शपथ ग्रहण तय है। ऐसा भी आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है। उन्होंने बताया कि इस बार बिहार की जनता ने अभूतपूर्व मतदान कर इतिहास रच दिया है। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग और दूसरे चरण में भी उत्साही भीड़। आरजेडी इसे जनता के परिवर्तन के जनादेश के तौर पर देख रही है। हालांकि दर्शकों, एनडीए के नेताओं का कहना है कि बिहार ने विकास के नाम पर वोट दिया है, लेकिन आरजेडी का जवाब है कि बिहार ने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट दिया है। सियासी बयानबाजी के बीच अब हर दल को इंतजार है 14 नवंबर का, जब असली नतीजे सामने आएंगे और तब तय होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया। दर्शकों, बता दें कि तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़, बेरोजगारी पर उनके हमले और युवाओं से सीधे जुड़ने की रणनीति महागठबंधन के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या भीड़ का मतलब वोट में तब्दील होना है या फिर एनडीए का संगठनात्मक तंत्र और केंद्र की ताकत फिर एक बार भारी पड़ेगी। आरजेडी प्रवक्ता कहते हैं कि जो लोग एग्जिट पोल देखकर मुगालते में हैं, उन्हें रहने दीजिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दर्शकों, जानकारी दे कि बिहार की 243 सीटों का ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं के टकराव का भी चुनाव माना जा रहा है। एक तरफ एनडीए का विकास मॉडल, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का रोजगार और बदलाव मॉडल। ऐसे में अब सारे दाव और वादे 14 नवंबर को ईवीएम की गिनती के साथ कसौटी पर होंगे। एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं या फिर आरजेडी का भरोसा भारी पड़ता है, ये कुछ ही दिन बाद साफ हो जाएगा। ऐसे में फिलहाल बिहार के एग्जिट पोल ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। एनडीए को भरोसा अपनी जीत का है और आरजेडी को यकीन अपनी जनता पर। अब 14 नवंबर को ईवीएम बताएगी कौन बनेगा बिहार का मुखिया। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार में मतदान खत्म और अब महाराष्ट्र की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। बीएमसी चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है और बीजेपी ने मुंबई में संगठनात्मक फेरबदल कर साफ कर दिया है कि अब उसका फोकस सीधे सत्ता के नगर दरबार यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर है। मुंबई की सियासत में कौन किसके साथ, कौन किससे अलग,
आइए पूरी तस्वीर दिखाते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के शोर के बीच अब बीजेपी की नजर मुंबई पर है। बीएमसी यानी एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका का चुनाव आने वाला है और बीजेपी ने तैयारी मोड ऑन कर दिया है। मुंबई में बीजेपी ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए 4 नए महासचिवों की नियुक्ति की है। राजेश शिरवाडकर, गणेश खापरकर, आचार्य पवन त्रिपाठी और श्वेता पारुलेकर। ये नियुक्तियां मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने की है ताकि पार्टी चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर सके। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल ये है बीएमसी चुनाव कब होंगे और किस किस पार्टी की क्या चाल है। बता दें कि अगले साल जनवरी 2026 के आसपास होने वाले इन चुनाव से पहले महाराष्ट्र के राजनीति में नई जोड़ घटाव की कवायद शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव जनवरी 2026 में हो सकते हैं। इस बार तस्वीर दिलचस्प है। एक और महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में रणनीति उलझी नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस एकजुट नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यानी दर्शकों, कांग्रेस का अकेले लड़ने का ऐलान एमयूए में दरार की नई निशानी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को बीएमसी में 30-35 सीटें मिल सकती है और वो इस बार अपने दम पर प्रदर्शन सुधारना चाहती है। उधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की चर्चाएं भी तेज है। सूत्र बताते हैं दोनों ठाकरे बंधु इस बार एक साझा रणनीति बना सकते हैं ताकि शिवसेना की विरासत मुंबई में फिर से दिखे। लेकिन शरद पवार की स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। ना वे उद्धव के साथ पूरी तरह है, ना महायुति के साथ जुड़ने को तैयार। यानी मुंबई की सियासत अब कई ध्रुवों में बट रही है। महायुति का फॉर्मूला क्लियर है, बीजेपी, शिंदे प्लस अजित पवार। मगर विपक्ष में समीकरण बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी के लिए बीएमसी चुनाव किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं है। पिछले 2 दशकों से शिवसेना के कब्जे में रही मुंबई महानगर पालिका को बीजेपी अब अपने बूथ प्रबंधन, संगठन और जनसंपर्क के दम पर जीतना चाहती है। अमित साटम का संगठनात्मक बदलाव उसी मिशन का हिस्सा है। नए महासचिवों को जिम्मेदारी दी गई है कि हर वार्ड में बीजेपी का जनाधार और डिजिटल आउटरीच दोनों मजबूत करे। तो दर्शकों, बीएमसी चुनाव की सियासत सिर्फ वार्डों की नहीं, ये मुंबई की शहरी सत्ता की जंग है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, दूसरी तरफ विपक्ष अपने नए पुराने रिश्ते जोड़ने की कोशिश में है। ऐसे में दर्शकों, 2026 का मुंबई चुनाव यह तय करेगा कि माया नगरी का दिल किसके साथ है, विकास की राजनीति या गठबंधनों की गणित के साथ। ऐसे में मुंबई की सियासत में अब बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। बीजेपी का मिशन बीएमसी और विपक्ष के अंदर समीकरणों का मिशन सेटिंग। देखना होगा 2026 की शुरुआत में कौन करेगा मुंबई पर राजनीतिक राज। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।